हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? तो चलिए, आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा एंड दैट इज़ डिमांड एंड रिकवरी। पर रिवीजन स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा और बातें कुछ ऐसी है कि देखो, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के रिवीजन्स जो हैं, वो ऑलरेडी कवर कर लिए। कुछ एक्जिस्टिंग रिवीजन्स थी, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आई होप आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे और थोड़ा मैं भी लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरी एक्जिस्टिंग कमिटमेंट जो थी, वो सारी की सारी लेट हो गई। इसकी वजह से जो टॉपिक्स अभी 2-3 टॉपिक्स हमारे बाकी है जैसे डिमांड रिकवरी, ऑफेंस प्रोसिक्यूशंस वगैरह। ओके, तो ये जो है टॉपिक का रिवीजन मेरा रह गया, जो अब अभी हम पहले वो टॉपिक के रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो डिमांड एंड रिकवरी है, तो ये टॉपिक का रिवीजन मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर करके जाना, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि 5 टू 10 मार्क्स का डिमांड एंड रिकवरी ये चैप्टर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिमांड एंड रिकवरी में मेनली आपको सेक्शन 74 ए, ओके, ये रिवीजन मेरे साथ कर लेना है, साथ साथ में आपको क्वेश्चन डिस्कशन जो है आपके क्वेश्चनियर में या फिर रिसेंट 2 आरटीपीज़ में, ये आपके अटेम्प्ट के आरटीपी और पिछला आरटीपी में, अगर राज 2-3 आरटीपी में 74 ए के कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 74 ए। अब ये सेक्शन 74 ए मैं आपको बताऊँ क्या, ये इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट 2024। ओके, उसके पहले क्या था कि उसके पहले सेक्शन 73 और 74 2 सेक्शंस थे, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट ने अब रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ओके, और वो अभी आपको लागू नहीं रहेगी, वो पुरानी केसेस जो है उसके लिए लागू रहेंगे। आपको जो है सेक्शन 74 ए अब एग्जाम के लिए पढ़ना है और इसके अलावा ओके कोई दूसरा सेक्शन नहीं पढ़ना है। सेक्शन 73 74 जो पुराने सेक्शंस थे वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं कि सेक्शन 74 आने के पहले क्या था कि अगर आपकी केसेस अदर देन फ्रॉड हो तो 73 हैंडल करता था, और अगर फ्रॉड वाली केसेस है तो सेक्शन 74 हैंडल करता था। लेकिन अब दोनों केसेस, दोनों सिचुएशंस को स्ट्रीमलाइन करके दोनों के लिए एक ही सेक्शन लाया गया और सेक्शन 74 ए लाया गया। तो चलिए सेक्शन 74 ए क्या कवर करता है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इरोनियस रिफंड एंड रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो ये 4 टर्म्स याद रखना। अगर आपने टैक्स नहीं दिया या शॉर्ट दिया या इरोनियस रिफंड, यानी जो रिफंड आपको नहीं मिलना चाहिए था वो रिफंड आपने क्लेम कर लिया, या आईटीसी रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन हुआ है और ये डिपार्टमेंट को पता चला, तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस सेक्शन 74 ए में इशू कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ये जो प्रोसेस शो कॉज नोटिस की प्रोसेस है कैसे फॉलो करेगा? पॉइंट नंबर 1, ओके, ये केसेस में डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस सर्व करेगा। ओके, तो प्रॉपर ऑफिसर shall serve the notice to show cause why he should not pay the amount specified in the notice along with interest and penalty। यानी जब वो नोटिस भेजेगा आपको तो नोटिस में लिखेगा कि भाई इतना पैसा आपका शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इरोनियस रिफंड या आईटीसी का निकलता है और आपको ये पैसा तो देना ही पड़ेगा और आपको साथ साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों ना लगाया जाए। हाँ, इस बार ये ध्यान रखना कि अगर अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर लेस देन 1000 होगा तो वो केस में नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। पहले क्या था कि फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड के लिए टाइम लिमिट्स अलग-अलग थी शो कॉज नोटिस की, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया और अब केस जो है फ्रॉड का हो या अदर देन फ्रॉड का हो, मैं आपको बता दूं, केस अदर देन फ्रॉड हो, ओके, अदर देन फ्रॉड हो या फ्रॉड हो, दोनों केसेस में आपको जो है शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट सेम कर दिया है। और वो क्या कर दिया देखो, ओके, प्रॉपर ऑफिशियल्स आर इशू शो कॉज नोटिस 42 मंथ्स, ओके, विद इन 42 मंथ्स, दैट इज 3 years 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच अमाउंट सच रिलेट्स। मतलब एग्जांपल लो कि आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26, अब 25-26 में कोई शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट डिपार्टमेंट को पता चला या इरोनियस रिफंड डिपार्टमेंट को पता चला, अब डिपार्टमेंट को इसकी शो कॉज नोटिस इश्यू करनी है, तो 25-26 का एनुअल रिटर्न की डेट क्या आएगी? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न? तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न आएगा 31 दिसंबर 26। तो 31 दिसंबर 26, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई केस स्टडी पूछा जाए तो जो फाइनेंशियल ईयर का शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट है, उसका एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट निकाल लेना है और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट निकल गई कि फिर वहां से 42 मंथ्स लेना है, तो 42 मंथ्स में आपकी शो कॉज नोटिस चली जानी चाहिए। ओके, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या फ्रॉम द डेट ऑफ इरोनियस रिफंड, आपको इरोनियस रिफंड मिला होगा तो जिस दिन इरोनियस रिफंड मिला वहां से 42 मंथ्स में आपकी नोटिस जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस हमने यहाँ पे देख लिया। अब केस कोई भी हो, फ्रॉड की हो, अदर देन फ्रॉड की हो, आपको यही टाइम लिमिट लगानी है। तो अगर सर 42 मंथ्स में शो कॉज नोटिस नहीं गई तो वो शो कॉज नोटिस टाइम बार्ड मानी जाएगी और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप बच गए समझ लो। ठीक है, उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, प्राइमरीली आपको शो कॉज नोटिस जाती है, लेकिन अब समझ लो 25-26 में कोई अगर शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट मिला तो आपको प्राइमरीली क्या आएगी? शो कॉज नोटिस आएगी। अब शो कॉज नोटिस आने के बाद मैं आपको कह दूं कि समझ लो नेक्स्ट ईयर में सेम
ग्राउंड पे शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट मिला, जो ग्राउंड पे या रॉन्गली अवेलमेंट, यानी जो ग्राउंड पे आपको शो कॉज नोटिस आई थी वही ग्राउंड पे आपका और कोई ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं जो सब्सिक्वेंट पीरियड के हैं, तो डिपार्टमेंट बार-बार आपको शो कॉज नोटिस नहीं देगा। डिपार्टमेंट बार-बार आके आपको चिल्लाएगा नहीं, क्या कर रहे हो? ये दो, वो दो, नहीं। डिपार्टमेंट बाद में जस्ट आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट शो कॉज नोटिस का बच्चा है। बच्चा कब आता है? जब सब्सिक्वेंट पीरियड में आपका सेम सेम ग्राउंड पे अगर शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट होगा, तो डिपार्टमेंट जस्ट एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना के आपको भेज देगा कि भाई और हमें कुछ चीजें पता चली है जिसमें आपने टैक्स नहीं दिया है, तो उस पर टैक्स क्यों ना डिमांड किया जाए। ओके, तो उसके बाद में भाई आपकी शो कॉज नोटिस या स्टेटमेंट जो भी होगा, तो फिर आपकी डिमांड ऑर्डर फाइनल होगी। और ये डिमांड ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ओके, डिमांड ऑर्डर क्या कहते हैं कि जब भी आपने शो कॉज नोटिस दी, तो शो कॉज नोटिस से 12 मंथ्स में आपको जो है डिमांड ऑर्डर आ जाएगी। तो ये 2 टाइम लिमिट्स आपको याद रखना है। डिमांड ऑर्डर 12 मंथ्स में जो एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स, और 6 महीने के लिए एक्सटेंडेबल है। पर ओके, तो शो कॉज नोटिस जब भी इश्यू की गई इन 42 मंथ्स, तो जब इश्यू हो गई, हो गई, तो जिस दिन शो कॉज नोटिस हो गई, वहाँ से 12 मंथ में आपके डिमांड ऑर्डर आ जानी चाहिए, जिसको एक्सटेंडेबल है 6 मंथ। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये फ्रॉड हो या अदर देन फ्रॉड हो, आपको तो याद रखना ही है। ओके, और टाइम लिमिट भी अब सेम है। ओके, और डिमांड ऑर्डर भी सेम है। चलिए, अब बात करते हैं पेनल्टी की। अब मैं पेनल्टी इन्होंने बाइफरगेट रखा हुआ है, सेक्शन वही है 74A, लेकिन पेनल्टी जो है अदर देन फ्रॉड वाली केस होगी तो अलग रहेगा, और फ्रॉड वाली केस होगी तो अलग रहेगा। तो इसलिए मैंने आगे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, एक मैंने क्या किया कि भाई द अमाउंट आर पेबल बाय रीजन अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। ये 3 वर्ड्स आपके पूरे आने चाहिए। अदर देन फ्रॉड है, या कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फिर कोई सेपरेशन ऑफ टैक्स नहीं है। तो ऐसे केस में अदर देन फ्रॉड वाला है ना, बोनाफाइड, इसको हम नॉर्मल प्रैक्टिस में कहते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब इंटेंशन नहीं था फ्रॉड का, लेकिन जहां तक देखा जाए हो गया, शॉर्ट पेमेंट हो गया, तो क्या करें? तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दी है पेनल्टी के। और अगर आपका बाय रीजन ऑफ फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स होगा, तो इसके लिए इन्होंने अलग यहाँ पे रीजंस दिए हैं। तो अब देखो, अगर आपका केस बोनाफाइड है, अदर देन फ्रॉड का है, तो वो सिचुएशन में पेनल्टी पेबल 10% रहेगा। मतलब आपको बोला जाएगा कि भाई पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स, ध्यान रहे। ओके, टैक्स का ही 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। तो जो टैक्स ड्यू था आपके अगेंस्ट में, उसका 10% या 10,000 विच एवर इज हायर, इतने पेनल्टी लगेगी। ओके, और अगर फ्रॉड का केस होगा तो आपको पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स लगेगी। तो ये जो जो बेसिक पेनल्टी लगाई है 10% या 100% ऑफ टैक्स, ये पेनल्टी में कुछ हमें डिडक्शन मिल सकता है क्या? क्या इस पेनल्टी को मैं अवॉइड कर सकता हूँ क्या? तो यस, आगे 3 इन्होंने स्टेप्स दी हैं। अगर ये 3 स्टेप्स, तीनों की अगर वॉलंटरी पेमेंट, शो कॉज नोटिस या ऑर्डर, ये स्टेप्स पर आप दी गई कंडीशंस फॉलो करते हो, तो हम पेनल्टी रिड्यूस करने के लिए रेडी हैं। तो ये आपको लर्न करना है। ये इस पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ईज़ी है, और ये आपको लर्न करके जाना है कि पेनल्टी कैसे रिड्यूस हो सकती है, और यही तो काम का मामला है ना भाई। ओके, नॉर्मल प्रैक्टिस में क्लाइंट यही कहता है कि भाई ये बताओ पेनल्टी कब रिड्यूस हो सकती है। तो देखो, वॉलंटरी पेमेंट यानी आप शो कॉज नोटिस आने के पहले आपने अगर खुद होके पे कर दिया, तो और क्या पे किया, टैक्स और इंटरेस्ट इज वॉलंटरी पेड बिफोर शो कॉज नोटिस, तो नो पेनल्टी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट कहती है खुद आके पे कर दे, बोनाफाइड केस होगा तो। अब मैं ये साइड हूं तो बोनाफाइड केस मतलब क्या, अदर देन फ्रॉड होगा और तू खुद आके पे कर देता है। ओके, तो आपके अगेंस्ट में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और 2 बातें और इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी तो नहीं लगेगी, बट आपको प्रॉपर ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट कर दिया। ओके, और वो पेमेंट जो है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, वो पेमेंट जो है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आपकी शो कॉज नोटिस आई नहीं, आपने पेमेंट कर दिया, आपके अगेंस्ट में आप शो कॉज नोटिस नहीं आएगी। ओके, और जो पेमेंट कर रहे हो वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट हो गया तो डिफरेंशियल अमाउंट कर आपको टैक्स मांगा जा सकता है। उसके बाद में इफ टैक्स इंटरेस्ट इज वॉलंटरी पेड बिफोर शो कॉज नोटिस, अगर केस फ्रॉड का होगा, बाय रीजन ऑफ फ्रॉड का होगा, तो वो सिचुएशन में आपने वॉलंटरी दे दिया तो 15% ऑफ सच टैक्स, आई रिपीट 15% ऑफ सच टैक्स का पेनल्टी आपको लगेगा। भाई फ्रॉड किया है तो कुछ तो पनिशमेंट होगी ना। ओके, तो 15% ऑफ टैक्स आप वॉलंटरी पे कर दो। तो इन शॉर्ट फ्रॉड का केस होगा तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और 15% ऑफ टैक्स जो है आपको पेनल्टी दे देनी पड़ेगी। इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा राइटिंग में, और कोई आपका शॉर्ट नहीं होगा। अगर शॉर्ट होगा तो उसका नोटिस आ सकता है। अब दूसरा स्टेप, आपने वॉलंटरी पेमेंट नहीं किया, समझ लो। ओके, नो वॉलंटरी पेमेंट, तो फिर आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इश्यू हो जाएगी, और शो कॉज नोटिस आ जाएगी, और ओके उसमें वो बोलेंगे कि हम 10% या 100% ऑफ टैक्स क्यों ना ले। लेकिन चलो, आपके अगेंस्ट में अगर शो कॉज नोटिस आ भी गई तो डरने की कोई बात नहीं। अगर केसेस अदर देन फ्रॉड होगी
तो वो केस में आप टैक्स और इंटरेस्ट अभी भी जो शो कॉज नोटिस में दिया है, जो शो कॉज नोटिस में दिया है उसका टैक्स और इंटरेस्ट आप खुद ओके पे कर देते हो। ओके, पेमेंट इज मेड विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी जब शो कॉज नोटिस आई वहां से 60 डेज, ये ध्यान रखना। अगर किसी ने पुरानी प्रोविजंस पढ़ी होगी तो पहले 30 डेज था, अब उन्होंने 60 डेज कर दिया। ओके, तो अगर आपने 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस में पे कर दिया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है। यानी नोटिस आने के बाद भी अगर बोनाफाइड केसेस है अदर देन फ्रॉड केसेस है तो वो सिचुएशन में अभी भी आपको पेनल्टी से माफ किया जा रहा है अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हो। कितने दिन में? 60 डेज जब शो कॉज नोटिस इशू की। और दूसरी वर्ड क्या है? ऑल प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड। मतलब क्या कि अब इसके आगे आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, मतलब कोई डिमांड ऑर्डर नहीं आएगी और कोई पेनल्टी आपके अगेंस्ट में नहीं लगेगी और किसी भी तरह की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में नहीं होगी। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 60 डेज में नहीं दिया तो फिर वो शो कॉज नोटिस में पूछेंगे कि भाई हम 10% ऑफ टैक्स या 10,000 व्हिचएवर इज हायर ये पेनल्टी क्यों ना लगाए। ये तो हमने देखा जो बोनाफाइड केसेस होगी, अदर देन फ्रॉड की केसेस होगी। लेकिन अगर आपकी केसेस फ्रॉड की है और नोटिस आ चुकी है, अच्छा फ्रॉड की है, नोटिस भी आ चुकी है, हम पकड़े गए, तो वो केस में क्या हमें वो केस में क्या हमें यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो कुछ रियायत मिल सकती है क्या पेनल्टी से? तो गवर्नमेंट क्या कहती है? देखो, गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, आपको पेनल्टी से रियायत नोटिस आने के बाद भी मिल सकती है। अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट मेंशन इन शो कॉज नोटिस आप 60 डेज में दे देते हो तो आपको पेनल्टी 25% ऑफ सच टैक्स ही देना पड़ेगा। पेनल्टी तो देना पड़ेगा लेकिन 25% ऑफ सच टैक्स ही देना पड़ेगा। ओके, एंड ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड, और आपकी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने 60 डेज में नहीं दिया तो आपके ऊपर 100% का पेनल्टी लग सकता है। ओके, 100% ऑफ पेनल्टी की शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट में आ सकती है। ओके, जो शो कॉज नोटिस आई है तो फ्यूचर में आपको, क्योंकि देखो ये तो अभी तो नोटिस ही आई है ना, तो अभी तो 100% देने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको डिमांड ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन अगर आपने 60 डेज में नहीं दिया तो फिर आपके अगेंस्ट में क्या आ जाएगी? डिमांड ऑर्डर आ जाएगी और डिमांड ऑर्डर में आपको 100% ऑफ टैक्स पेनल्टी देना पड़ सकता है। चलिए, आपने शो कॉज नोटिस पर भी ऐसे कुछ पेमेंट्स नहीं किए, आपकी डिमांड ऑर्डर आ गई। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिमांड ऑर्डर आपको 12 मंथ्स ऑफ शो कॉज नोटिस में आएगा, एक्सटेंडेबल फर्दर 6 मंथ्स है। अब अगर डीओ आ गया और आपकी बोनाफाइड केस है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर डिमांड ऑर्डर आ गई और आपकी बोनाफाइड केसेस है तो वो केस में आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा। यानी 10% या 10,000 whichever is higher is mandatorily payable irrespective of the fact whether payment is made within 60 days or not from the communication of demand order। मतलब बोनाफाइड के केस में ये पेनल्टी आपको लगेगी एक बार डीओ आ गया। मतलब अगर बोनाफाइड केस है तो गवर्नमेंट ने आपको दो ऑप्शंस दिए थे, एक वॉलंटरी दे दे भाई पेनल्टी से बच जाएगा, शो कॉज नोटिस के 60 डेज में दे दे पेनल्टी से बच जाएगा। लेकिन तू माना नहीं और तूने डिमांड ऑर्डर आ गया तो अब आपको इतनी पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी केस फ्रॉड की है, अगर आपकी केस फ्रॉड की है और आपके केस में डिमांड ऑर्डर आ गई तो अभी भी गवर्नमेंट आपको बचा रही है। गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, और तू अगर ये 60 डेज में दे देता है, टैक्स इंटरेस्ट 60 डेज में दे देता है तो हम पेनल्टी 50% ही लगाएंगे। मतलब डिमांड ऑर्डर आने के बाद भी गवर्नमेंट आपको 50% का रिलीफ दे रही है पेनल्टी से। ओके, और ऑल प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड, ये दो रिलीफ आपको जो है गवर्नमेंट दे रही है अगर आप डिमांड ऑर्डर आने के बाद भी 60 डेज में दे रहे हो। तो अब अगर मैं दोनों चार्ट को यहाँ पे ले लूं तो अदर देन फ्रॉड के केस में कोई रियायत नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है आपको। लेकिन अगर आपकी केस फ्रॉड की है तो आप 60 डेज में पे करके अपनी पेनल्टी 50% बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने 60 डेज में नहीं दिया तो अब आपकी पेनल्टी कंफर्म हो गई और वो पेनल्टी 100% कंफर्म हो गई। सिंपल सेक्शन था 74A, ओके, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, चलो, तो अब ये देखो 74A, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया इससे रिलेटेड, हाँ, जस्ट अ मिनट। अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ सेक्शन 74A पे, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास नया मेरा क्वेश्चन होगा तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आपके पास मेरा पुराना क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ओके सीए फाइनल आरटीपी सितंबर 25 में, ओके, उसमें मिल जाएगा। चलिए, ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा कि मैं ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपने जो है इसको पढ़ के जाना चाहिए। ओके, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अर्नो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश has duly filed its monthly GST return for the financial year 24-25। तो पहले फाइनेंशियल ईयर को अंडरलाइन कर लो और कौन सा फाइनेंशियल ईयर दिया? 24-25। ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी ऑफ इट्स रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर इन अगस्त 2025, ठीक है, द प्रॉपर ऑफिसर नोटिस एन इनएडवर्टेंट शॉर्ट पेमेंट
of CGST or SGST totaling 4,60,000 in the month of October. तो अक्टूबर 2024 का एक शॉर्ट पेमेंट डिपार्टमेंट को स्क्रूटिनी में पता चला, ओके, और उसकी अमाउंट थी 4,60,000 ऑन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड एरर, ये अंडरलाइन करना, ऑन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड एरर बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अर्नो एंटरप्राइजेस पेड टैक्स 1,50,000 CGST, 50,000 SGST। वैसे तो टोटल डिमांड 460 का आया था शॉर्ट पेमेंट का, लेकिन उसमें से वॉलंटरी पे कर दिया उसने, और वॉलंटरी पे कर दिया यहाँ पे 50-50 ऑन द बेसिस ऑफ ओन असर्टेनमेंट अलॉन्ग विद अप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड विद पेनल्टी। ठीक है, इफ एनी पेनल्टी अगर कुछ होगी तो वॉलंटरी पे कर दे रहा है, पर बोनाफाइड एरर है तो पेनल्टी तो नहीं लगेगी। और ये पेमेंट क्या ऑन 15 सितंबर 2025 एंड इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग ऑन सच पेमेंट। और ये पेमेंट जो है यहाँ पे 15 सितंबर, डेट याद रखना, 15 सितंबर को उसने पे कर दिया एंड ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया इन राइटिंग। चलिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अबव आंसर द फॉलोइंग। अब देखो ये 4 क्वेश्चंस उन्हें पूछे, हम तो चीजें क्लियर हो गई है कि हमारी बोनाफाइड एरर है। अगर बोनाफाइड एरर है और ये 4 बातें उन्होंने पूछी है, तो ये 4 बातें जो है यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा नीचे, इन ईच ऑफ द अबव केस विल योर आंसर डिफरेंट इफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड अदर फैक्ट्स रिमेन सेम। हाँ, तो अब उन्होंने नीचे एक सवाल क्या पूछ लिया कि ये तो आप बताओगे कि अदर देन फ्रॉड है, पर साथ साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दो कि फ्रॉड का केस होगा तो क्या होगा। ओके, फ्रॉड का केस होगा तो क्या होगा। नोट नीचे दी है, अज्यूम दैट ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड and limitation period for issuance of show cause notice under 74A has not been extended by commissioner. Ignore all computation of interest in above questions. आपको इंटरेस्ट वगैरह कंप्यूट नहीं करना है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप 4 सवाल पूछे हैं और आपको दोनों एंगल से आंसर देना है। चार्ट हमारे सामने रहेगा। ओके, पहला, ascertain the last date by which show cause notice can be issued by proper officer for the amount of tax paid। अब देखो ईयर कौन सा था, 24-25, क्योंकि अक्टूबर 2024 में पता चला। तो यहां से इसका पहले तो एनुअल रिटर्न का डेट निकाल लेना। एनुअल रिटर्न का डेट क्या आएगा बेटा, तो 31 दिसंबर, और एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं है, तो 31 दिसंबर 25। ओके, तो क्योंकि 24-25 ईयर है, ओके, तो 25 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 25 AR का डेट आ जाएगा। यहाँ से अगर हमने अभी लॉ जो पढ़ा, केस फ्रॉड का हो या अदर देन फ्रॉड का हो, यहाँ से 42 मंथ्स में आपकी शो कॉज नोटिस चले जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ से 42 मंथ्स ले लो, तो दिसंबर हो गया, ओके, 25 26, ओके, 42 मंथ्स मतलब 3 ईयर 6 मंथ्स। ओके, तो 20 पूरा, उसको ईयर में याद रखना भी आसान रहेगा, क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन हो तो ईयर में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 3 ईयर 6 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। ओके, 28 खत्म हो जाएगा, 29। ओके, तो आपका जो है ड्यू डेट आनी चाहिए, मतलब 30 जून 29 तक आपकी शो कॉज नोटिस चले जानी चाहिए। ओके, तो ये अगर आप लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस 30 जून। ओके, और अगर आपका केस फ्रॉड का भी हुआ, ओके, फ्रॉड का भी रहा, तो सेम टाइम लिमिट रहेगा। पहले पुराना सेम टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि फ्रॉड का केस होगा तो भी सेम टाइम लिमिट रहेगा और आंसर तो सेम रहेगा। चलो, ये तो पहला हो गया, मतलब मैंने अदर देन फ्रॉड और फ्रॉड दोनों एंगल से पढ़ा दिया। उसके बाद में अगर हम देखें, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी। अगर आपको पूछा क्या है, पेनल्टी निकाल के बताओ, इफ एनी पेबल on the payment of tax of rupees 1 lakhs by Arno Enterprises on the basis of own ascertainment along with applicable interest by 15 September। अब अर्नव ने खुद होके वॉलंटरी पे किया। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बोनाफाइड एरर समझ के चले, मतलब अदर देन फ्रॉड एरर समझ के चले, और वो वॉलंटरी पेमेंट कर रहा है, तो वॉलंटरी पेमेंट कर रहा है जो टैक्स का 1 लाख रुपीज, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि उसने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया है। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो बोनाफाइड के केस में अगर वॉलंटरी पे कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर हम फ्रॉड के एंगल से देखते हैं तो आपको 15% का पेनल्टी लगेगा। इसलिए अगर आप आंसर देखते हो तो बिफोर शोइंग सर्विंग शो कॉज नोटिस, आपको अगर उसने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओन असर्टेनमेंट, तो ऑफिसर उसको शो कॉज नोटिस सर्व नहीं करेगा, और सेकंड, उसको पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, पेनल्टी ऑफ टैक्स 1 लाख बिफोर शो कॉज नोटिस, सो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी 1 लाख का, और इसका शो कॉज नोटिस भी उसको सर्व नहीं होगा। लेकिन केस अगर फ्रॉड का होगा, ओके, और बिफोर पे किया मतलब वॉलंटरी पे कर दिया अलॉन्ग टैक्स एंड इंटरेस्ट, और ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, तो उसको शो कॉज नोटिस नहीं जाएगी, पर पेनल्टी 15,000 का उसको लगेगा। सर इतना लंबा आंसर लिखना चाहिए क्या? नहीं, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। ये तो मैं लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए डिटेल में। आप तो वॉलंटरी पेमेंट 2-3 लाइन में भी आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि वॉलंटरी पे कर दिया, इन्फॉर्म टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया, इन्फॉर्म टू द प्रॉपर ऑफिसर, तो उसके ऊपर नोटिस नहीं आएगा और पेनल्टी नहीं लगेगा, या 15% का पेनल्टी लगेगा। चलो, ये तो 2 हमने देख लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं 3 की।
ओके, 3 की अगर हम बात करें, सो अज्यूमिंग दैट प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड टू इश्यू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74A। 74A में जो है वो शो कॉज नोटिस यहाँ पे इश्यू करना है ऑन 10th अक्टूबर, 10 अक्टूबर 2025 को नोटिस देने वाला है। डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर विच ही कैन इश्यू द शो कॉज नोटिस। अब देखो, अगर वो शो कॉज नोटिस दे रहा है 10th अक्टूबर 25 को दे रहा है, मतलब टाइम लिमिटेशन में दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लिमिट जो 30 जून 29 तक है, और वो यहाँ पे 10th अक्टूबर 25 में ही देना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 10th अक्टूबर 25 को वो शो कॉज नोटिस दे सकता है, पर कितने अमाउंट का वो शो कॉज नोटिस देगा? ओके, तो वो केस में वो पूछ रहे हैं फॉर अमाउंट, सॉरी, for the amount of tax so allowed, an earner enterprise decided to pay tax along with interest on 5th December 2025. You are required to determine penalty if any payable by earner enterprises. सबसे पहले तो सॉरी मैं थर्ड पढ़ने वाला हूँ, मैं फोर्थ पढ़ लिया। तो डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर विच ही कैन इश्यू शो कॉज नोटिस। अब देखो टोटल कितना था, टोटल यहाँ पे 460 था। ओके, 460 में से 1 तो वॉलंटरी पे कर दिया, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट 360 का उसको शो कॉज नोटिस जाएगा, क्योंकि उतना ही शॉर्ट है। Ascertain the last day by which proper officer should issue order under section 74A, assuming that show cause notice is issued by proper officer on the said date. तो 3,60,000 का ही अमाउंट का जाएगा, बहुत सिंपल आंसर है। दूसरा, 10th अक्टूबर को नोटिस है, तो यहाँ से 12 मंथ्स में ऑर्डर जाएगी, एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 6 मंथ। तो मैं तीसरे का आंसर अगर लूँ, तो तीसरे का आंसर जो है 3,60,000 का यहाँ पे शो कॉज नोटिस जाएगा, क्योंकि शॉर्ट उतना ही हुआ है। ओके, और अगर फ्रॉड भी होगा तो भी 3,60,000 का ही जाएगा। ओके, पर फ्रॉड के केस में आपको जो है पेनल्टी लग जाएगी। ओके, यानी शो कॉज नोटिस में वो पूछेंगे कि पेनल्टी इक्वल्स टू टैक्स क्यों नहीं, लेकिन अगर आप पे कर देते हो विद इन 60 डेज तो आपकी पेनल्टी आप बचा सकते हो, क्योंकि शो कॉज नोटिस आ चुकी है। अब वो पूछ रहे हैं कि ऑर्डर कितना, तो 12 मंथ्स में ऑर्डर जाएगा। ओके, तो उन्होंने जितना पूछा उतना ही, तो क्या दोनों केस में उन्होंने पूछा कि कितने अमाउंट का पेनल्टी जाएगा, 3,60,000 का जाएगा। हाँ, फ्रॉड का केस होगा तो पेनल्टी के साथ जाएगा। ओके, अगर तुम पे कर देते हो विद इन 60 डेज तो वो केस में पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी और ऑर्डर विद इन 12 मंथ्स जाएगा। चलो, अब लास्ट वाला देखते हैं। Now, in continuation of subpart 3 above, a proper officer issue a show cause notice under section 74A on 10th October 25 for the amount of tax so allowed, and earner enterprise decided to pay tax along with applicable interest on 5th December. अब देखो शो कॉज नोटिस 10th अक्टूबर को गई, यहाँ से 60 डेज में। ओके, तो 10th अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, 60 डेज में अगर आप पे कर देते हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन पेनल्टी इफ एनी पेबल। तो वो 60 डेज में पे हो गया, 60 डेज में पे हो गया, बोनाफाइड एरर होगी तो बोनाफाइड एरर के केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। शो कॉज नोटिस से 60 डेज में भी दे देते हो तो वहां पे पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर बोनाफाइड एरर नहीं है, यानी केस फ्रॉड की है, फ्रॉड की होगा तो 15% शो कॉज नोटिस से, हाँ सुनना, शो कॉज नोटिस से अगर आप 60 डेज में देते हो तो 25% का पेनल्टी आपको लगेगा। तो ये जो है 60 डेज में पेमेंट है। 60 डेज में पेमेंट होने की वजह से यहाँ पे फोर्थ की अगर हम बात करें तो 60 डेज में पेमेंट है, तो अगर अदर देन फ्रॉड है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, नो पेनल्टी अदर देन फ्रॉड होगा एंड ऑल प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड। और नेक्स्ट अगर फ्रॉड का केस होगा तो पेनल्टी 25% लगेगा, जो पेनल्टी इन्होंने कैलकुलेट करके दिया। और पेनल्टी जो बचा ना, ख्याल रहे, जो आपका पेनल्टी लगेगा जितना बचा हुआ है, 1 लाख तो वॉलंटरी दे दिया ना उन्होंने, तो जितना बचा हुआ है उसका 25% यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपने आरटीपी सितंबर 25 के आरटीपी देख लेना। ओके, यहाँ पे उसमें मिल जाएगा, या आपके पास मेरा नया क्वेश्चन होगा तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, तो ये आपने देखा रिगार्डिंग टू पेनल्टी से रिलेटेड। चलो, ये तो 74A जो है हमने एक प्रॉब्लम के साथ पूरा डिस्कस भी कर लिया। उसके बाद में 76 सेक्शन 76 एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स। देखो, आपको शो कॉज नोटिस 2 केस में आती है, एक तो शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट ऑफ टैक्स इसके केस में आएगी। ओके, तो ये जो 4 केसेस है, ये 4 केसेस में आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आएगी। कभी-कभी ओके, जो आपको एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स, मतलब जो टैक्स आपने कलेक्ट नहीं करना चाहिए था वो कलेक्ट कर लिया। बहुत सी बार आपको ऐसे देखने में आया होगा कि बंदा एग्जम्पशन में तो भी टैक्स ले रहा है, बंदा कंपोजिशन स्कीम में तो भी टैक्स ले रहा है, बंदा नील रेट में तो भी टैक्स ले रहा है, या ओके अभी नया रेट आया है, समझ लो 5% नया रेट है। ओके, एग्जांपल लेते हैं कि भाई 5% नया रेट है पर बंदा आज भी 18% में कलेक्ट कर रहा है। तो जो टैक्स आपने कलेक्ट नहीं करना चाहिए था वो एक्सेस कलेक्शन आपने कर लिया। तो वो सिचुएशन में आपकी प्रोसीडिंग कौन से सेक्शन में लगेगी? तो आपकी प्रोसीडिंग सेक्शन 76 में लगेगी। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, तो सेक्शन 76 में आपकी प्रोसीडिंग लगाई जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1, ओके देखो, अगर एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, कलेक्टेड अ टैक्स एंड हैज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट shall immediately pay the tax to the government irrespective whether relevant supplies are taxable or not। मतलब आपने किसी भी सप्लाई का टैक्स कलेक्ट किया जो आपने गवर्नमेंट को देना चाहिए था और नहीं दिया, ओके, एक तरह का एक्सेस कलेक्शन किया, तो आपको पहला पॉइंट तो यही है कि आपको इमीडिएटली वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली यू आर गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट। उसके बाद में ओके, अगर हम देखें तो इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, ओके ध्यान से देखो, इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। तो ये शो कॉज नोटिस जो है, अगर आपने ये पेमेंट इमीडिएटली नहीं किया तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इशू करेगी। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, जो आपने ध्यान रखना है, सेक्शन 76 की अगर शो कॉज नोटिस है कि आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी गवर्नमेंट को पता चलेगा, गवर्नमेंट उसका शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। ओके, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे इधर जो टाइम लिमिट 42 मंथ्स की है, 42 मंथ्स शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इरोनियस रिफंड या आईटीसी की है। लेकिन एक्सेस कलेक्ट करके आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर डिमांड ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर सॉरी। तो अगर हम बात करें डिमांड ऑर्डर की, हाँ, तो यस, आपके केस में भाई नोटिस, जब भी नोटिस इशू होती है तो उसकी डिमांड ऑर्डर तो आएगी ना। प्रॉपर ऑफिसर अमाउंट यहाँ पे फिक्स करेगा। इंटरेस्ट पेमेंट, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम से। अगर आपने पैसा कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, कब से कब तक, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब भी ये कोई नोटिस आपके अगेंस्ट में आएगी तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा ऑफ बीइंग हर्ड, ओके, कि भाई हम आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना ले। टाइम लिमिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, जो आप ऑर्डर दोगे उसका टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस। अब ध्यान रखना, सेक्शन 76 में शोकॉज नोटिस का टाइम लिमिट नहीं है, पर डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट है। क्योंकि शोकॉज नोटिस अगर इश्यू हो जाती है तो वहां से 1 ईयर में, आई रिपीट, आप 12 मंथ्स लिखो या 1 ईयर लिखो, तो 1 ईयर में आपका ऑर्डर कंक्लूड हो जाना चाहिए। अगर वो कोई स्टे लिया होगा आपने तो स्टे पीरियड एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द 1 ईयर। ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब बहुत क्लियर ऑर्डर चाहिए, ग्राउंड्स क्लियर चाहिए। ओके, ग्राउंड्स क्लियर चाहिए मतलब क्यों एक्स्ट्रा डिमांड किया जा रहा है और आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस क्यों लगाई जा रही है, लीगल प्रोविजन के साथ क्लियर ऑर्डर आपकी होनी चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 76(1) और 3। अब जो भी अमाउंट आपने पे किया या गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, वो पहले एडजस्ट किया जाएगा। आपका कोई टैक्स होगा तो, फॉर एग्जांपल, आपने कस्टमर से 18% लिया जबकि आपका रेट जो है 5% था और आपने एक्सेस कलेक्ट किया 18%, तो वो 18% गवर्नमेंट आपसे पूरा लेगी। उसमें से जो आपका टैक्स है 5% वो एडजस्ट कर देगी, क्योंकि 5% तो टैक्स देना ही है ना आपको, तो 5% एडजस्ट कर देगी और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर देगी। जस्ट मिनट, सॉरी बेटा। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर कर देगी या उस बंदे को वापस कर देगी जिसने बर्डन लिया है। ओके, मतलब रिफंड कर देगी। तो ये थी प्रोसीडिंग, ओके, जो सेक्शन 74A और सेक्शन 76 की हमने देखा प्रोसीडिंग। उसके बाद में यहाँ पे नीचे मैंने इंपॉर्टेंट नोट दी है। जैसे यहाँ पे देखो, ये रिलेटेड टू 74A, ये जो है रिलेटेड टू 74A, 74A जो हमने ऊपर डिस्कशन किया। All proceeding in respect of the said notice shall not includes a proceeding of section 132। अब इनका कहना क्या है, जैसे ओके यहाँ पे 74A में अगर आप देखोगे तो ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड, या इधर देखोगे तो ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड, अगर आप पेनल्टी दे देते हो तो ये ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड में सेक्शन 132 की प्रोसीडिंग नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेक्शन 132 की प्रोसीडिंग नहीं आएगी। मतलब ओके, ठीक है ना, आपके अगेंस्ट में एक्स्ट्रा कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सुन लो मेरी बात, आपके अगेंस्ट में कोई दूसरी पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि तुमने वॉलंटरी पेमेंट या शो कॉज नोटिस के 60 डेज में दे दिया। लेकिन अगर 132 में इम्प्रिजनमेंट होता है आपको, तो इम्प्रिजनमेंट का कोई एक्शन होगा तो वो लिया जा सकता है। ये ट्रिकी पॉइंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। तो 132 की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में हो सकती है। दूसरा, प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड अंडर सेक्शन 74A, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल द पर्सन लायबल टू पेनल्टी अंडर 122 125 डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि समझ लो क्या हुआ, मेन जो कल्प्रिट था उसके अगेंस्ट में एक्शन हुई, साथ साथ उसका अकाउंटेंट भी इन्वॉल्व था, ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व था, बायर भी इन्वॉल्व था, तो इन पर भी पेनल्टी डाल दी सेक्शन 122 125 में। तो हाँ, सेक्शन आगे ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन चैप्टर देखोगे तो उसमें ये पावर है कि मेन पर्सन साथ साथ में जो कल्प्रिट उसके साथ इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकती है और उनके अगेंस्ट में भी पेनल्टी लग सकती है। तो पर एक बहुत अच्छी रियायत है ये, एक अगेन छोटी सी केस स्टडी या एमसीक्यू आ सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट।
अगर मेन पर्सन की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, क्यों कंक्लूड हो गई? क्योंकि उसने 60 डेज में पेमेंट कर दिया, इसलिए उसने कंक्लूड करवा लिया अपनी प्रोसीडिंग। तो अगर मेन पर्सन की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, तो उसके साथ जो इन्वॉल्व लोग हैं, उसका अकाउंटेंट होगा, ट्रांसपोर्टर होगा, बायर होगा, उनकी भी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी और उनके अगेंस्ट में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उनकी भी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी और उनके अगेंस्ट में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, एक्सप्रेशन सेपरेशन शैल मीन्स, सेपरेशन का मीनिंग दिया है मतलब नॉन डिक्लेरेशन या फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो नॉन डिक्लेरेशन इन स्टेटमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट वगैरह वो सेपरेशन माना जाएगा, या फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, ये सेपरेशन का मीनिंग है। तो इस तरह से सेक्शन 74A, सेक्शन 76 हमने देखा। उसके बाद में सेक्शन 75 पे आ जाओ। सेक्शन 75 क्या कहता है? ओके, जनरल प्रोविजन या जनरल डिसिप्लिन, ओके, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। जब ऑफिसर सेक्शन 74A में एक्शन लेगा, मेरे लाइन सुनना, जब ऑफिसर सेक्शन 74A में या सेक्शन 76 में एक्शन लेगा और आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इशू करेगा, तो कुछ जनरल डिसिप्लिन उसने फॉलो करने चाहिए। ओके, और ये बहुत अच्छा सेक्शन है। जनरल डिसिप्लिन मतलब कि ऑफिसर ऐसे मनमानी एक्शन नहीं ले सकता, कुछ डिसिप्लिन उसने फॉलो करनी चाहिए, और ऐसे सारे डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, पहला देखो, पीरियड ऑफ स्टे। ओके, ऑफिसर ये बात का ख्याल रखे, ओके, कि अगर कोई आरसीसी ने स्टे लाया, कोर्ट से स्टे लाया, तो शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड निकालते वक्त या डिमांड ऑर्डर का टाइम पीरियड निकालते वक्त वो जो पीरियड ऑफ स्टे है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। अब ये एक्सक्लूड का मीनिंग समझ लो आपका शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड क्या है? 42 मंथ्स। तो 42 मंथ्स फ्रॉम द एनुअल रिटर्न, या डिमांड ऑर्डर का टाइम पीरियड क्या है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। तो अब समझ लो आपका 3 महीने का स्टे होगा, तो 3 महीने का स्टे एक्सक्लूड का मतलब यहाँ पे क्या मतलब? उतना पीरियड ऑफिसर को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नहीं समझे सर? समझ लो कि तुम्हारे 31 दिसंबर 25 से 42 मंथ्स खत्म होते हैं 30 जून 29 में। तो अगर इसमें इस दौरान 3 महीने का स्टे है, तो आपका अब नोटिस का पीरियड भी 3 महीना बढ़ जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब वो छोड़ के आगे पीरियड मिल जाएगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर 29 तक का पीरियड मिल जाएगा। ओके, सेम फॉर ऑर्डर। उसके बाद में नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, इफ ए और एटी, अब ए का मतलब अपीलिएट अथॉरिटी या अपीलिएट ट्रिब्यूनल, कंक्लूड दैट चार्जेस ऑफ फ्रॉड आर नॉट सस्टेनेबल, तो शो कॉज नोटिस अंडर 74(1), ओके, वो 73(1) की हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्क्रैच कर दो, ये अब 74 और 73 नहीं पढ़ना है। इफ फ्रॉड इजंट प्रूव, हाँ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ फ्रॉड इजंट प्रूव ओनली लोअर पेनल्टी ऑफ 74A(51) अप्लाइज। अब इसका मतलब क्या? कैसा है? ऑफिसर के हिसाब से हर केस तो फ्रॉड ही हो जाती है। ओके, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर के हिसाब से हर केस तो फ्रॉड ही हो जाती है। तो अब वो सिचुएशन में ओके, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास या ट्रिब्यूनल के पास गए और अपीलेट अथॉरिटी ने माना कि ये फ्रॉड का केस नहीं है, तो प्रोसीडिंग जो शो कॉज नोटिस इश्यू वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपकी पेनल्टी लोअर साइड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब पेनल्टी 100% या फिर वो 15%, 25%, 50% वो नहीं रहेगी, लोअर साइड पेनल्टी आपकी हो जाएगी, और वो लोअर साइड मतलब 10% ऑफ टैक्स और 10,000। ओके, यानी ये केस तो ऐसा माना जाएगा कि आप जो है फ्रॉड वाला केस नहीं है, फ्रॉड वाला नहीं केस है, तो वो केस में आपकी पेनल्टी ओके 10% ऑफ टैक्स में शिफ्ट हो जाएगी। ऑर्डर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच ऑर्डर शैल बी इश्यूड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्शन। अब ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट ऐसा है कि कभी-कभी कोर्ट क्या बोलता है कि भाई एक काम करो, ओके, कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई ये फिर से सारे पॉइंट्स देखो, ओके, और फिर से री-एडजुडिकेट करो। एक वर्ड आ रहा है री-एडजुडिकेट। भाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ये पॉइंट कंसीडर करो और री-एडजुडिकेट करो। अगर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से री-एडजुडिकेशन करना पड़ा, तो जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर दी या डायरेक्शन दी, वहां से 2 साल के अंदर आपका ओके डिमांड ऑर्डर यानी री-एडजुडिकेशन ऑर्डर जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एग्रीड पर्सन को होना चाहिए। ओके, एडजॉर्नमेंट, ओके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की जो हियरिंग होगी, तो वो हियरिंग जो है 3 टाइम्स तक दी जा सकती है। स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। अमाउंट डिमांडेड इन ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड्स, हाँ ये वाला पॉइंट पढ़ के जाना। ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे लर्न नहीं करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा उसके ऊपर एमसीक्यू या कभी-कभी हिडन एडजस्टमेंट या छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अमाउंट डिमांडेड इन ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट इन शो कॉज नोटिस, ये ख्याल रखना। ओके, जब भी कोई केस स्टडी आएगी तो डिमांड ऑर्डर का अमाउंट शो कॉज नोटिस के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि शो कॉज नोटिस में 300 करोड़ मांगा और डिमांड ऑर्डर 600 करोड़ की होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, वो इनवैलिड डीओ माना जाएगा। सॉरी बेटा, वो इनवैलिड डीओ माना जाएगा। जस्ट मिनट, वो इनवैलिड डीओ माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इफ AAT कोड मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, मॉडिफाई इंटरेस्ट और पेनल्टी, कभी-कभी कोर्ट में जो है अमाउंट बढ़ गई, मॉडिफाई हो गई, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी मॉडिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो मैंने रेड कलर से दिया वो इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट
इज मैंडेटरी इवन नॉट स्पेसिफाइड इन शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर। कभी कभी ऑफिसर नोटिस में या डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट स्पेसिफाई करना भूल जाता है। अब ऑफिसर ने इंटरेस्ट स्पेसिफाई करना भूल गया तो क्या इंटरेस्ट लगेगा नहीं क्या? तो लॉ कहता है भाई ऑफिसर नोटिस में इंटरेस्ट बताए या ना बताए या डिमांड ऑर्डर में बताया ना बताए, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा मैंडेटरीली। इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा मैंडेटरीली। नेक्स्ट, इफ नो डीओ इज इश्यूड विद इन टाइम लिमिट देन प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड। अगर 12 मंथ से एक्सटेंडेड पीरियड में 12 मंथ्स और एक्सटेंडेड पीरियड में डीओ नहीं दिया तो प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी, आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अगर 12 मंथ्स या 6 मंथ्स में डीओ डिमांड ऑर्डर नहीं दी तो फिर प्रोसीडिंग कंक्लूड मानी जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर लास्ट दो समझ लो। इफ एनी अमाउंट सेल्फ असेस टैक्स इन रिटर्न द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनपेड रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। अब वो क्या कहते हैं देखो, अगर कोई टैक्स आपने खुद असेस किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई टैक्स आपने खुद असेस किया होगा और या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और वो नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग 79 की होगी। अब आप उसको समझ लो एक केस स्टडी आ गई कि भाई बंदे ने सेल्फ खुद असेस टैक्स किया और खुद असेस टैक्स किया और पे नहीं किया। अब खुद असेस किया मतलब जीएसटी R1 में अपडेट कर दिया लेकिन पे नहीं किया, 3 भी नहीं दिया, गवर्नमेंट को पे नहीं किया। तो यहाँ लॉ क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यहाँ लॉ ये कहता है कि अगर तुमने खुद असेस किया और टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो वो केस में आपको नोटिस वोटिस नहीं आएगी, डायरेक्टली 79 की रिकवरी होगी। ओके, यहाँ पे अगर मैं अच्छे से लिखूं तो नो नोटिस अंडर सेक्शन 74A डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग सेल्फ असेस के लिए डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग होगी। एंड लास्ट, if penalty paid under 74A no other penalty applies, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 74A की पेनल्टी पे कर दी तो आपको और किसी भी सेक्शन में 122, 123, 124, 125, 126, 127 किसी अदर सेक्शन में पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन में व्हाट इज योर मेन टेक अवे, मैं बताऊं कि 3-4 बातें ये सेक्शन में पढ़ के जाना। एक कि अगर आपका ऑर्डर अदर देन फ्रॉड, जस्ट मिनट बेटा, हाँ, पहला टेक अवे आप ये करके जाना कि अगर आपका ऑर्डर ये प्रूव हो जाता है कि अदर देन फ्रॉड का है तो आपकी पेनल्टी जो है कम हो जाएगी। दूसरा ये अच्छे से पढ़ के जाना कि डिमांड ऑर्डर शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा, मैंडेटरी इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और उसके बाद में ओके डीओ नहीं आया, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, डीओ नहीं आया तो डीम टू बी कंक्लूड माना जाएगा। और लास्ट के 2 पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए, ये सेक्शन में इतने पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के चले जाओ बस, और बाकी और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, उसके बाद में अब आ जाते हैं, अब तो ठीक है मेन सेक्शन हो गया। 77 रॉन्गली कलेक्टेड पेड एंड टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। ये रॉन्गली क्या होता है, बहुत सी बार ये सेक्शन 77 क्या कहता है, बहुत सी बार क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आपको देना है पर गलती से इंटरस्टेट आपने डिक्लेयर कर दिया और आईजीएसटी दे दिया, तो ऐसे केस में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से देना पड़ेगा और जो रॉन्गली आपने आईजीएसटी दिया उसका रिफंड मिल जाएगा। हाँ, इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। चलो, नो इंटरेस्ट। ओके, ये केस में 77 78 इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब देखो शो कॉज नोटिस तो चलेगी, डिमांड ऑर्डर तो चलेगी आपको, ओके, लेकिन उसके अब आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी, मतलब रिकवरी चालू हो जाएगी। ओके, रिकवरी चालू हो जाएगी। अ टैक्सेबल पर्सन मस्ट पे एन अमाउंट ड्यू विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। जिस दिन आपको डिमांड ऑर्डर आई वहां से 3 मंथ्स में आपने पेमेंट कर देना चाहिए, ये 3 मंथ्स याद रखना। ओके, 3 मंथ्स में पेमेंट कर देना चाहिए। इफ नॉट, रिकवरी प्रोसीडिंग विल बिगिन एंड अथॉरिटी में रिक्वायर पेमेंट इन लेस देन 3 मंथ्स विद रिटर्न रीजन। कभी कभी ऑफिसर 3 मंथ्स का भी आपको टाइम ना दे, ओके, तो कम भी कर दे, कम करे तो उसका आपको यहाँ पे रीजन वो जरूर देगा। सेक्शन 79 मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। तो मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, अब समझ लो आपसे भाई देखो जो भी अमाउंट आपसे कलेक्ट करना है, जो भी अमाउंट ड्यू है वो ड्यू अमाउंट आपने 3 मंथ्स में नहीं दिया है तो ऑफिसर रिकवरी अब चालू कर देगा। रिकवरी प्रोसेस क्या है, इतनी स्टेप्स है, लर्न करके चले जाना। स्टेप नंबर 1, ओके, क्या है स्टेप नंबर 1, टैक्स अथॉरिटी कैन डिडक्ट आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम द अमाउंट ओड टू अ टैक्सेबल पर्सन। वो मतलब ओड टू द टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, कि आपका कोई रिफंड है तो रिफंड में से जो गवर्नमेंट को देना है, ओके, टैक्सेबल पर्सन को गवर्नमेंट को कोई रिफंड देना है तो उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा।
सेकंड, अथॉरिटी कैन डिटेन एंड सेल द टैक्सेबल पर्सन गुड्स टू रिकवर द गुड्स, आपका गुड्स डिटेन कर सकता है, सेल कर सकता है। मनी ओड टू अ टैक्सेबल पर्सन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब समझ लो आपका पैसा जो है थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो उसमें से वो रिकवरी कर सकते हैं। आपका मूवेबल और इमूवेबल गुड्स सीज कर सकते हैं। उसके बाद में ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो जो है रिकवरी कैन स्टार्ट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब क्या, तो जीएसटी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज देगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये कहेगा कि इतना अमाउंट रिकवर करना है और वो कलेक्ट करेगा एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एप्लीकेशन कैन बी मेड टू मैजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी एज अ फाइन, सिविल कोर्ट के थ्रू भी वो करवा सकता है। कंपनी लिक्विडेशन होगा तो लिक्विडेटर के थ्रू करवा सकता है। अगर आपने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किए होगे तो उसमें से रिलीज करवा सकता है। ओके, सीजीएसटी एरियर्स कैन बी रिकवर्ड एज एसजीएसटी एरियर्स एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी स्टेप्स आप पढ़ के चले जाना। ओके, सेक्शन 79 की। सेक्शन 18, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। हाँ, अब समझ लो आपके ड्यूज आ रहे और आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो क्या डिपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट दे सकता है? हाँ, अप टू 24 मंथ इंस्टॉलमेंट दे सकता है। पर ये यहाँ ट्रिकी पॉइंट क्या है, ये इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलेगी वो सेल्फ असेस टैक्स के लिए नहीं मिलेगी। मतलब आपने जो खुद असेस किया वो तो आपको देना पड़ेगा, उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं। लेकिन हाँ, जो आपने असेस नहीं किया पर ऑफिसर ने ढूंढ के निकाला, आई रिपीट, जो आपने असेस नहीं किया पर ऑफिसर ने ढूंढ के निकाला, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आपको जो है ऑफिसर अगर ढूंढ के निकालता है तो वो केस में आपको 24 मंथ तक इंस्टॉलमेंट मिल सकती है। Taxable person can apply for extension and the commissioner may review the person's financial ability and may grant the extension up to 24 months installment with interest. Okay, extension में मिल सकता है, लेकिन आपने कोई भी ऐसा डिफॉल्ट किया, okay, installment payment are denied if there are current default of GST or installment were denied last year or if amount is under 25,000। मतलब क्या कि उसको पहले भी इंस्टॉलमेंट डिनाई हुआ है या कोई डिफॉल्ट कर दिया आपने पेमेंट में या 25,000 के नीचे होगा तो आपको जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डिनाई कर दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, मतलब क्या कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर, आपके अगेंस्ट में केस लगी, शोकॉज नोटिस लगी और आपने ड्यूरिंग ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी तो वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन आपने ड्यू कंसिडरेशन में ट्रांसफर किया होगा, विथ ऑल फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड गुड फेथ में किया होगा तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट का ओके अगर चार्ज होगा, कोई बहुत सी बार इंसॉल्वेंसी हो जाता है, लिक्विडेशन में जाता है, तो जीएसटी ड्यू ये फर्स्ट चार्ज रहेगा एक्सेप्ट अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, तो यहाँ पे आईबीसी का कोई अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो वो पहले होगा। ओके, उसके बाद जीएसटी का पहला चार्ज माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में प्रोविजनल अटैचमेंट, ओके, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। अब देखो ये वाला थोड़ा पढ़ के जाना, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। Commissioner can provisionally attach the taxable person's property, including bank account, after proceeding of assessment, inspection, search, seizure, arrest, demand and recovery for 1 year। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, सर्च हुआ, सीजर हुआ, अरेस्ट हुआ, डिमांड रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो गई और ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि आप भाग जाओगे, तो वो केस में वो आपकी कुछ भी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर सकता है और प्रोविजनल अटैचमेंट फॉर 1 ईयर रहेगा। Perishable hazardous property will be released if taxable person pay the market price of owed amount which is lower upon the proof of payment। मतलब मार्केट प्राइस या ओड अमाउंट जो आपको देना है। अब कभी कभी आपके पेरिशेबल हजार्डियस गुड्स वो जो है प्रोविजनली अटैच कर लेते हैं, तो ऑफिसर बोलेगा कि ठीक है तेरे को हमने प्रोविजनली अटैच कर लिया, पर ये पेरिशेबल गुड्स होगा या हजार्डियस गुड्स होगा तो तू एक तो इसकी मार्केट प्राइस या जितना तेरा ड्यू आता है ओके वो ड्यूज हमें दे दे तो हम रिलीज कर देंगे। पर्सन कैन ऑब्जेक्ट द अटैचमेंट एंड कमिश्नर में रिलीज इफ इट इज जस्टिफाइड। Next, property of the property is with court, public officer, attachment order will hold until the debt is recovered. Okay, and attached partner's interest, authority can charge the partner shares, appointment of reserves for profit, order the sale of the interest। मतलब पार्टनर का शेयर होगा तो उनका इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप का वो अटैच कर देगी और वो इंटरेस्ट वो पार्टनर्स का वो सेल कर सकती है रिकवरी के लिए। सेक्शन 84 दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू डिमांड एंड रिकवरी टॉपिक्स। आई होप बेटा आपका जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से ओके यहाँ कवर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आई होप आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी इसके अंदर। चलो, अब मैं एक पॉइंट जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या है, दो केस स्टडी मैं अपने क्वेश्चनर की पढ़ता हूँ जो आपके क्वेश्चनर में भी आपको मिल जाएगी। एक ये है के प्राइवेट लिमिटेड का केस आपके क्वेश्चनर में आपको मिलेगा और दूसरा है इनोवा भावे का केस, ठीक है। और यहाँ पे पहले केस स्टडी पढ़ता हूँ फिर कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और सभी ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। के प्राइवेट लिमिटेड सेल्फ असेस इट्स जीएसटी लाइबिलिटी of rupees 1,15,000 for the month of May 20XX, but failed to make the payment।
सबसे पहले तो ये मीनिंग समझ लो, सेल्फ असेस यानी क्या होता है। सेल्फ असेस मतलब ओके, उसने पूरा डिक्लेयर किया, जीएसटी R1 में डिक्लेयर किया, पर 3 भी नहीं दिया और उसकी पेमेंट नहीं की है। ओके, पेमेंट नहीं की है, पर खुद डिक्लेयर किया है। अब मैं ये बात बता दूं कि अगर कोई भी चीज सेल्फ डिक्लेयर होती है तो कभी भी फ्रॉड की नहीं मानी जाती, वो बोनाफाइड ही माना जाता है कि ठीक है पेमेंट नहीं किया पर सेल्फ असेस किया था, इसलिए ये अदर देन फ्रॉड ही माना जाता है। और ये जो है 1,50,000 का है और गवर्नमेंट को नहीं दिया। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट इनिशिएटेड द पेनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट केके प्राइवेट लिमिटेड फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 74A। 74A की नोटिस आ गई फॉर फेलियर टू पे जीएसटी एंड इशूड अ शो कॉज नोटिस ऑन 12 सितंबर। ओके, 12 सितंबर को शो कॉज नोटिस आ गई। अब उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई और 12 सितंबर को शो कॉज नोटिस आ गई, which was received by KK Private Limited on 17th September 20XX। अच्छा, केके प्राइवेट लिमिटेड को 17 को रिसीव हुई। ओके, इशू हुआ 12 सितंबर को और उसको 17 सितंबर को रिसीव हुआ। केके प्राइवेट लिमिटेड डिपॉजिटेड द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट 27 सितंबर 20XX एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे। अब देखो क्या हुआ कि ये जो केके प्राइवेट लिमिटेड है, केके प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो सेल्फ असेस टैक्स है, अब मेरी बात सुनना, केके प्राइवेट लिमिटेड ने जो सेल्फ असेस टैक्स है वो जब नोटिस आई, नोटिस के बाद उसने डिपॉजिट कर दिया। जैसे उसको रिसीव हुई 17 सितंबर को नोटिस और 27 सितंबर को उसने डिपॉजिट कर दिया। डिपार्टमेंट इज कंटिन्यूइंग दैट ही इज लायबल टू पेनल्टी एंड दैट इज 57,500। Examine the correctness of stand taken by department with reference to provision of GST law and explain the relevant provision in brief। केस क्या हुई थी? केस ये हुई थी कि उसने सेल्फ असेस टैक्स था और सेल्फ असेस टैक्स होगा, सुनना मेरी बात, सेल्फ असेस टैक्स था और सेल्फ असेस टैक्स उसने पे नहीं किया था। ओके, पे नहीं किया था तो वो केस में उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आई। शो कॉज नोटिस के 60 डेज में उसने पे कर दिया। अब हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ ये कहता है कि अगर आप शो कॉज नोटिस पे बोनाफाइड, क्योंकि सेल्फ असेस है तो मैं बोनाफाइड ही लूंगा, ओके, 60 डेज में पे कर देते हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 74, हाँ, अब मैं ये वाला पार्ट नीचे ले रहा हूं, यानी हमारे चार्ट में ये सबसे नीचे वाला पार्ट देखो और एक प्रोविजन यहां मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और वो क्या कहता है, देखो, पेनल्टी दैट इज 10% और 10,000 whichever is higher is mandatorily payable for self assessed tax। penalty that is 10% या 10,000 whichever is higher is mandatorily payable for self assessed tax or amount collected as tax has not been paid within 30 days। okay, within 30 days from the date of its payment। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स होगा जो आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया पर सेल्फ असेस क्या होगा तो पेनल्टी आपको मैंडेटरीली पे करनी ही पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि भाई आपका 60 डेज है, शो कॉज नोटिस वगैरह नहीं। तो ये वाला पॉइंट समझ लो, अगर वो सेल्फ असेस टैक्स होगा तो आपको पेनल्टी मैंडेटरीली देनी पड़ेगी, इवन दो तुम वॉलेंट्री दे रहे हो, सुनना, इवन दो तुम वॉलेंट्री दे रहे हो या फिर शो कॉज नोटिस के 60 डेज में दे रहे हो, आपको देना पड़ेगा। तो अगर ये मैं प्रोविजन ओके कंसीडर करूं तो या बोनाफाइड के केस में, तो अब इसकी आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा कि भाई 7411 क्या कहता है, ये एक्चुअली सबसेक्शन 11 है, अगर याद रहे तो अच्छी बात। तो 7411 ये कहता है कि सेल्फ असेस टैक्स, और यहाँ 30 डेज है, ओके, यहाँ 30 डेज है, सेल्फ असेस टैक्स इज नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। मतलब वो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, ओके, यानी तुम्हारा अगर अप्रैल का है तो अप्रैल की ड्यू डेट क्या है? 20th में, तो 20th में से अगर आपने 30 डेज में नहीं दिया, ओके, तो आपको मैंडेटरी पेनल्टी लगेगी एंड दैट इज 10% टैक्स। ओके, अब एक ऑप्शन जो है वो है कि पे टैक्स विद इन 60 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, तो पेनल्टी नहीं लगती है। ओके, बट दैट इज नॉट अप्लीकेबल टू सेल्फ असेस टैक्स। ओके, यानी ये जो बेनिफिट है कि आप शो कॉज नोटिस से 60 डेज में दे देते हो, वो सेल्फ असेस टैक्स को अप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो हमने 75 में देखा, डायरेक्ट रिकवरी चलेगी। तो ये केस में अगर हम देखें, ओके, ये केस में अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे मैंडेटरी पेनल्टी लगना चाहिए? तो यस, बिल्कुल। अगर आपने 30 दिन ऑफ ड्यू डेट नहीं दिया तो मैंडेटरी पेनल्टी 10% ये आपको लगना चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट का स्टैंड था कि 50% लगाएंगे, ये गलत है। डिपार्टमेंट का जो स्टैंड था कि 50% लगाएंगे, ये गलत है। पर यस, 10% का तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा और 10,000 whichever is higher। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से, आपने सेल्फ असेस किया, ओके, सेल्फ असेस किया बट नॉट पेड है, नॉट पेड है, तो ये सिचुएशन में ओके, अगर शो कॉज नोटिस आ जाती है, आई रिपीट, अगर आपको शो कॉज नोटिस आ जाती है तो आपको मैंडेटरी पेनल्टी लग जाएगी और वो मैंडेटरी पेनल्टी जो है, ओके, यहाँ पे, एंड दैट इज 10%।
10% और 10,000 ये मैंडेटरी पेनल्टी लग जाएगी। आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे 60 डेज में पे करने के वगैरह। क्लियर? लेकिन अब ऐसा ही एक केस लेते हैं, ओके, इनोवा भावे। ओके, आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सर्च करोगे। इनोवा भावे इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है, he supplies some services in the month of April and collect IGST 15,50,000 of the said. So, okay, engage, he supplies some services in the month of April and collect IGST 15,50,000 on said supply on 18 April. However, he fails to pay tax collected within 30 days from the due date of payment of tax. मतलब क्या कि उसका सेल्फ असेस टैक्स था और वो 30 डेज ड्यू डेट के 30 डेज में पे करने के लिए ओके नहीं दे पाया। नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इश्यूड टू हिम सो फार, इनोवा भावे डिसाइड टू डिस्चार्ज द टैक्स। अब देखो ये क्या था, उस पहले वाले केस में शो कॉज नोटिस आ गई थी, ये केस में शो कॉज नोटिस नहीं आई। ओके, तो भावे डिसाइड टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी बिफोर शो कॉज नोटिस। ही इज व्यू दैट नो पेनल्टी इज लेविएबल। अब वो वॉलंटरी देना चाहते हैं, तो ओके, नो पेनल्टी इज लेविएबल इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स मेड विद इन before show cause notice. Therefore, he self-assessed his tax liability 15,50,000 and pays the same on 26 June. Again, self-assessed tax है, खुद असेस कर लिया और पे कर रहा है। कब पे कर रहा है? 26 ऑफ जून, और नोटिस नहीं आई। डिटरमाइन इंटरेस्ट पेनल्टी इफ एनी पेएबल बाय इनोवा भावे। अब दो केस में क्या डिफरेंस है? पहले केस में नोटिस आ चुकी थी और ये केस में नोटिस नहीं आई और वो खुद वॉलंटरी पे कर रहा है सेल्फ असेस करके। अगेन सेल्फ असेस टैक्स है। एक पुराना सर्कुलर था और सर्कुलर नंबर, अगर पुराना एक सर्कुलर था 76/50/2018, इस सर्कुलर ने एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया था और बेनिफिट ये दिया था कि ये जो मैंडेटरी पेनल्टी है सेल्फ असेस टैक्स की, ये मैंडेटरी पेनल्टी सेल्फ असेस टैक्स की तभी आएगी अगर आपके अगेंस्ट में नोटिस आएगी। इसलिए जो केके प्राइवेट लिमिटेड में सेल्फ असेस टैक्स था वो नोटिस आ चुकी थी। अगर नोटिस आ चुकी थी तो ये सिचुएशन में आपको पेनल्टी आएगी, क्योंकि सर्कुलर ये कहता था कि 74A11, ओके सॉरी, पहले पुरानी ओल्ड प्रोविजन थी, अभी तो 74A11 है। पुरानी जो प्रोविजन थी ये ओके 73 या 74, ये तब एग्जीक्यूट होगी जब उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आई। तो ये पहले केस में शो कॉज नोटिस आ गई थी, इसलिए मैंडेटरी पेनल्टी लगेगी। मैंडेटरी पेनल्टी लगेगी फॉर सेल्फ असेस टैक्स, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सर्कुलर ने यह भी कहा था कि अगर नोटिस नहीं आई और आपने खुद ओके सेल्फ असेस टैक्स पे कर दिया और नोटिस नहीं आई और 30 डेज के बियॉन्ड क्यों ना पे किया हो आफ्टर ड्यू डेट, पर नोटिस नहीं आई, तो वो केस में आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये सर्कुलर जो था ओके, जो ये बेनिफिट दे रहा था कि अगर नोटिस नहीं आई, इवन दो 30 डेज हो गए पर नोटिस नहीं आई, तो आपको जो है पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। ये सर्कुलर एप्लीकेबल है 73 ओके और 74 को, बट ये सर्कुलर 74A को एप्लीकेबल है क्या? क्योंकि हम नया सेक्शन पढ़ रहे 74A, तो ये सर्कुलर 74A को एप्लीकेबल होगा क्या, उस पर क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैंने मेरे प्रॉब्लम में क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इवन दो आपके अगेंस्ट में नोटिस नहीं आई होगी, नोटिस नहीं आएगी जो, पर आपको जो है यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी पेनल्टी 74A की देनी पड़ेगी। तो जो सर्कुलर का बेनिफिट है, अब ध्यान सुनना, जो सर्कुलर का बेनिफिट है कि अगर नोटिस नहीं आई तो आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं अगर आप खुद पे कर रहे हो, वो बेनिफिट मैं नए सेक्शन में 74A में अप्लाई नहीं कर रहा हूं और सेल्फ असेस टैक्स आपने नहीं दिया, सिंपल लैंग्वेज फॉलो कर रहा हो 74A11 की, और वो कहता है कि सेल्फ असेस टैक्स आपने 30 दिन के अंदर नहीं दिया फ्रॉम द ड्यू डेट तो आपको मैंडेटरी पेनल्टी लगेगी, दैट इज 10% और 10,000। तो वो मैंने कैलकुलेट करके दिया है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है, तो सर हमने एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आपने 74A11 के तहत पेनल्टी कैलकुलेट करके देना है और आपने ओके मैंडेटरी पेनल्टी कैलकुलेट करके देना है, दैट्स ऑल। बस ये क्लियर है, पुराना सर्कुलर नए सेक्शन को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है और मुझे लगता है ये अभी सही ओपिनियन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। तो इस तरह से डिमांड एंड रिकवरी ये चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फटाफट प्लेलिस्ट में अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से रिवीजन देख लो, बहुत हेल्पफुल होगी आपको ये रिवीजन। और ओके, मैं हर चैप्टर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दे रहा हूँ, वो आप अलग से शेयर करूंगा, इसलिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ओके, वो लिस्ट भी मैं अलग से शेयर करूंगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के हिसाब से। और दोस्तों, अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।